स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और अपने चैनल में बहुत-बहुत सभी लोगों का स्वागत है। और जिसमें आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैंने कल फर्स्ट लेसन के पार्ट में पढ़ा रहा था क्लास 10th की एससीईआरटी बुक, और जिसमें आज पार्ट 2 में हम लोग जल संसाधन से स्टार्ट करेंगे। लेसन फर्स्ट में ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और इसमें और भी लेसन रहेंगे और इससे बनने वाले प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जल संसाधन में विश्व के कुल जल आयतन का जो है वो 96.5% जो है जल महासागरों में ही पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो जल है वो हमारा कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। उनमें मात्र 2.5% जो है अलवणीय मृदु जल है। यानी मीठा जो जल है वो कितना, केवल यानी 100% में से मात्र 2.5% और 96.5% जो है वो एक महासागर जल में पाया जाता है। वर्षण का लगभग 20% भाग जो है वो वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। यानी जो वर्षा होती है उसका 20% जो भाग है वो कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में एक जल वाष्प होने के कारण वायुमंडल में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। यानी दक्षिणी जो गोलार्ध होता है उसको हम जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं स्थल गोलार्ध। इसका कारण ये है कि दक्षिण में जो है सबसे ज्यादा जल पाया जाता है, इस वजह से उसे हम जितने भी महासागर वगैरह हैं जो सब दक्षिण में पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध भी कह सकते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में हमारा स्थल पाया जाता है, इसलिए उसे हम स्थल गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। भारत विश्व का लगभग 16% आबादी जो है निवास करती है। यानी भारत में जो विश्व की अगर देखें तो वो 16% आबादी निवास करती है और इस आबादी के लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध होता है। यानी विश्व के अनुसार देखें तो भारत में केवल विश्व के अनुसार 4% ही स्वच्छ जल प्राप्त होता है। ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है और इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में से क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त किया जाता है, यानी दिया जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा एक ऐसी नदियां हैं जो कि विश्व की 10 बड़ी नदियों में से एक है और इनमें अगर विश्व में अगर देखें तो इसमें 8वां जो स्थान आता है वो ब्रह्मपुत्र का आता है और 10वां स्थान आता है हमारे गंगा, जो कि एक धार्मिक नदी भी है। भारत में गंगा द्रोणी में उपयोग की योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक जो वार्षिक प्रवाह होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता जो है अति न्यून है। यानी उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ताप्ती नदी का प्रथम स्थान है, जो कि एक पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। मैंने इससे पहले आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया कि किस, आप लोग हमारे चैनल में जाकर के देख भी सकते हैं। जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी नदी किस ओर बहती है। प्राणियों में अगर देखें तो 65% तथा पौधों में 65% से 99% का जल जो है वो विद्यमान रहता है। अगर हम आगे देखें तो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है। यानी देश के विकास को रास्ते पर ले जाने वाले जो प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, यानी परियोजनाओं के मामले में कहा है। चलिए आगे देखेंगे हम। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है। गुजरात के नर्मदा नदी पर
सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए एक प्रेरित करता है। स्वीडन के एक यानी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जो कि गुजरात के नर्मदा नदी पर ये सरोवर जो सरदार सरोवर बांध था, उसके विरुद्ध ये जो है एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% जो भाग है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है और बिहार एवं विश्व बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से संख्या या राजस्थान एवं महाराष्ट्र में इससे फ्लाई रोड के संकेंद्रण में वृद्धि हुई है। जल संसाधन की दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति किया, यानी कब किया? सितंबर 1987 में एक राष्ट्रीय जल नीति जो है वो स्वीकृत की और इस संशोधित राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्पूर्ति पर बल दिया था। मेघालय स्थित चेरापूंजी एवं मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहां पे जल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। यानी मेघालय स्थित जो चेरापूंजी है, जो कि मौसिनराम, इसमें विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जो कि भारत में यह स्थान है जहां पे जल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रहण से होता है। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा जो है सिंचित कर खेती की जा सके और उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। राजस्थान के बीरानो, फलोदी और बाड़मेर में जैसे शुष्क क्षेत्रों में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है, जिसे हम टांका के नाम से भी जानते हैं। यह प्रायः आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत पर संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है और इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी तरोड़ भारत संघ पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही है। सोन नदी जो है वो नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना में से एक है, जहां पर पहली परियोजना इस परियोजना का विकास 1874 में किया गया था। सोन नदी घाटी परियोजना का 1874 में। सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। यानी जो सोन क्षेत्र है उसे हम चावल का कटोरा के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं इससे बनने वाले जो प्रश्न है मुख्यतः। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम एक नीला ग्रह के नाम से जानते हैं और कुल जल का कितने प्रतिशत जो महासागरों में नियत है वो की 96.6% है, यानी 96.6% है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? वो 65% होती है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ता है? वो आर्सेनिक है। और अगर बात की जाए कि शरीर में यानी एक बॉडी में एक दिन में कितने प्रतिशत घन मीटर की आवश्यकता थी? वो 4% जल के घन मीटर की आवश्यकता होती है। चलते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ेंगे हम। वन एवं वन्य प्राणी स्थान में पढ़ेंगे हम। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन जो है वन विस्तार के नजरिए से भारत जो है विश्व का 10वां स्थान रखता है। यानी वन के रूप में अगर देखें तो भारत जो है विश्व का 10वां देश है। रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है। यानी अगर हम रूस की बात करें
तो रूस में 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो विश्व में प्रथम है। कैसा है? विश्व में प्रथम है। यानी जो रूस के मामले में अगर देखें तो 809 करोड़ हेक्टेयर वन क्षेत्र है, जो कि विश्व में प्रथम स्थान पर है। कौन? रूस। और अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो एक 10वां स्थान अपने आप में वन के नजरिए से रखता है। देश के कुल वनाच्छादित क्षेत्र का यानी 25.1111 यानी 25.11% जो वन क्षेत्र है वो पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में, किसमें है? पूर्वोत्तर यानी पूर्वी एरिया के 7 राज्यों में स्थान है। जिसमें अगर हम देखें तो आरक्षित वन जो है, यानी अगर हम बात कर रहे हैं वनों की, अगर भाग में जो आरक्षित वन है उसे हम किस नाम से, यानी कौन से आरक्षित वन होते हैं उस क्या कहते हैं? तो जो वन जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। यानी जहां पर जलवायु एक उचित यानी सही होती है उन्हें हम आरक्षित वन कहते हैं। इसमें ना तो लकड़ियां ही काटी जा सकती हैं और ना ही पशुचारण होता है। यानी आरक्षित वन वन जलवायु के अनुकूल होती है, उसमें जहां जलवायु एक वृक्षों के अनुकूल होती है तो उसे हम आरक्षित वन कहेंगे। जो देश में आधे से अधिक जो वन क्षेत्र है वो जैसे 54% आरक्षित वन घोषित किए जाते हैं। रक्षित वन में अगर बात करें तो कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 जो हिस्सा है यानी 29% जो है वो रक्षित वन है। आरक्षित एवं रक्षित वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? वो मध्य प्रदेश में है, जहां कुल अगर वनों क्षेत्र की बात करें तो वो 75%, कितना है? 75% है, मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन जो है वो बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोड्रोन वनों का नुकसान हुआ है। यानी सागवान के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का जो है वो नुकसान हुआ है। हिमालय यब संकर में यानी जो अगर देखें तो हिमालय जो यब है यानी जो चीड़ के प्रकार का जो सदाबहार वृक्ष होता है वो एक औषधीय पौधा है, जो एक हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। चीड़ की जो छाल होती है, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से जो क्या होता है एक टैक्सोल प्राप्त किया जाता है और टैक्सोल नामक जो रसायन निकाला जाता है इससे क्या एक दवाई बनाई जाती है। जो विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली जो कैंसर की दवाई होती है वो टैक्सोल ही होती है और जो किससे मिलती है? एक चीड़ के वृक्ष से मिलती है, जो उसकी जिसमें चीड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से इसको टैक्सोल के रूप में एक रसायन निकाला जाता है, जिससे एक विश्व के अंतर्गत सबसे बिकने वाली जो दवाई है वो कैंसर के रूप में यूज की जाती है। हमारे देश में लगभग 81,000 जो वन है वन प्राणी उपजातियां हैं और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में से लगभग 15,000 भारतीय मूल की हैं। यानी भारतीय अगर मूल में देखें वनस्पति कितनी है? 47,000 है, जिसमें से अगर हम बात करें 15,000 जो कि भारतीय की मूल है। एक स्थान आता है अमृता देवी, राजस्थान के बिश्नोई गांव में जो है, जो कि जोधपुर जिला में एक रहने वाली थी। कौन? अमृता देवी एक राजस्थान के बिश्नोई गांव जो कि जोधपुर जिला की रहने वाली थी। उसने 1731 ईस्वी में लकड़ी काटने वालों का विरोध किया था। कहां पर? राजस्थान में। भारत की संकटापन पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम किसने किया था? 1970 में वांटिनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा जो वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। यानी जो भारत की संकटपन जो प्रजातियां थी उनकी सूची बनाने का जो कार्य किया गया था वो 1970 में किया गया था। और किसने किया था? वाटेनिकल और सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। उन्होंने के द्वारा एक सूची बनाई गई थी, जिसे सूची को उन्होंने रेड डेटा बुक का नाम दिया था और इसी क्रम में असाधारण पौधों के लिए ग्रीन बुक भी तैयार की गई थी। चलिए आगे देखेंगे रेड डाटा जो बुक क्या है। रेड डाटा बुक है
इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने की खतरे से अवगत किया जाता है। यानी जो रेड डेटा बुक है उसमें क्या होता है कि जो प्रजातियां हैं कौन सी विलुप्त हो रही हैं उनके खतरे को जो है अवगत कराया जाता है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान रूप से चिन्हित होते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्सन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स ने संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है। अब बात करते हैं IUCN, यानी जैसा कि मैंने अभी बताया इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जो कि इसका फुल फॉर्म है IUCN, को अब विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहा जाता है। यानी अब इसे एक विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से जाना जाने लगा। संकटग्रस्त जातियों की अगर बात करें तो जिसमें काला हिरण, जिसमें अगर हम देखें तो काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुर जो हिरण है इत्यादि इसी प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। लुप्त जातियों में देखें तो वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। एशियाई चीता और गुलाबी सर वाली जो बतख एवं डोडो पक्षी है इसके मुख्य उदाहरण आते हैं, जो कि लुप्त जातियों में से एक हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीवों, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण है। किसमें? संकटग्रस्त वन एवं वन्य जीवों या पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास भी कहते हैं, यानी वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है। इसे इन सीटू प्रयास के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार इन संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है। इसे हम एक्स सीटू के नाम से भी जानते हैं। एक्स सीटू के प्रयास ने जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है उन्हें हम संग्रहित किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की। अगर राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश, राष्ट्रीय उद्यान की वर्तमान संख्या जो है वो कितनी? 106। यानी राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश यानी राष्ट्रीय उद्यान की जो वर्तमान संख्या है वो कितनी है? 106। बिहार क्षेत्र अभ्यारण्य की अगर बात करें तो भारत में इनकी संख्या 528 है। बिहार में बेगूसराय का जो कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसके लिए चिन्हित किया गया, बिहार क्षेत्र या अभ्यारण्य के लिए। तो भारत में इनकी संख्या कितनी है? 528। और बिहार में बेगूसराय का कांवरचर झील और दरभंगा का कुशेश्वर इसमें चिन्हित है। जैवमंडल में अगर देखें तो विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैवमंडल क्षेत्र है। अगर इनमें भारत में देखें तो इनकी संख्या कितनी है जैवमंडल की? 18 है। भारत के राज्य अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्यों को देखें, मध्य प्रदेश में अगर देखें तो राष्ट्रीय उद्यान हमारा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुगरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर अब हम बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक में गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि इंपॉर्टेंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, सारावती जो है वो कर्नाटक का महत्वपूर्ण वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान की अगर बात करें तो रणथंभौर
जो राष्ट्रीय उद्यान है इम्पोर्टेंट है। घना पक्षी विहार ये भी इम्पोर्टेंट है राजस्थान का। दर्रात अभ्यारण्य, सरिस्का ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ दिया जाता है, जो कि राजस्थान में है। डेसेजर अभ्यारण्य ये राजस्थान में पाया जाता है। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश की अगर, तो काबला जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तो आंध्र प्रदेश की किन्नर सानी जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, मालापट्टी ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल में देखें तो परमकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार जो है वो इंपॉर्टेंट है, कहां पर है, केरल का है। विनायड वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तराखंड के सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कार्बेट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नंदा देवी, केदारनाथ, चीला, ये सब क्या है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का देखें तो दुधवा बहुत इंपॉर्टेंट है, और चंद्रप्रभा, ये दो हैं जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो इस प्रकार से ये हमारे उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट। अब आगे हम देखते हैं असम। असम का काजीरंगा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस भी इंपॉर्टेंट है, और सोनाई रूपा वन जीव अभयारण्य जो ये भी असम में पाया जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में हजारीबाग है, पलामू, डालमा। तमिलनाडु का मृदुमलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्नामलाई ये इंपॉर्टेंट है, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान ये की तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र का अगर देखें तो बोरीवली, टोडोबा, डकना है। गुजरात का अगर देखें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्वाडर राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल का रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी वन जीव अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल का जलदापरा वन जीव अभ्यारण्य। सुंदरबन इंपॉर्टेंट है, जो कि एक टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश वन जीव अभ्यारण्य जंदफा जो है वो इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश का है। उड़ीसा में अगर हम बात करें, उड़ीसा के कई एक इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का जैसे हम अगर बात करें तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा का इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल। आगे देखेंगे चिल्का जो कि इंपॉर्टेंट है उड़ीसा का, चिल्का अभ्यारण्य कौन सा है, चिल्का। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो इंद्रावती है, कांकेर है, कुटरू है, उदयंती है, तामोर है। जम्मू कश्मीर का देवगांव राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट, सिक्किम का कंचनजंगा इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का डंपा वन जीव अभ्यारण्य, नागालैंड का इंटेगी वन जीव अभ्यारण्य। इस प्रकार से ये जीव जीव अभ्यारण्य है। उड़ीसा में नंदकानन में उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। कहां पर, उड़ीसा में अगर देखें तो नंदकानन जो है वो उजले बाघ का प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। मुरैना में देखें तो मुरैना मध्य प्रदेश में एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। यानी मुरैना में जो है एक घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, और उड़ीसा में जो है वो उजले बाघ का प्रजनन केंद्र है। अमेरिका में उगाई जाने वाली धान की एक प्रजाति का नाम है जर्म प्लाज्म, जो कि भारत के बासमती चावल के जर्म प्लाज के समान है। यानी अगर हम भारत में देखें तो उसे बासमती चावल के नाम से भी जान सकते हैं, और अगर अमेरिका में देखें तो उसे हम जर्म प्लाज्म के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे अगर हम, पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाने वाला पंट डिप्लांड्रा ब्रेजियनी, ब्रेजीन नाम का पौधा पाए जाने वाले एक प्रकार के प्रोटीन की मिठास जो है वो चीनी से 2000 गुना अधिक होती है। नॉर्मन मायर्स यानी 1988 में इंसेटू संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर हॉट स्पॉट को पहचान पर जोर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन चल रहा है, अब लोग बने रहिए और एक एक पॉइंटों को ध्यान से देखें। बाघ परियोजना अगर देखें तो 1973 से शुरू हुई थी।
भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? वो की 54 टाइगर जो है वो रिजर्व है। उत्तरांचल में काबिड राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन जीव पशु विहार, असम की अगर बात करें तो मानस बाघ रिजर्व, केरल में पेरियार जो है, भारत में बाघ संरक्षण के ये मुख्य उदाहरण हैं। चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदर लाल बोगड़ा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, चिपको आंदोलन। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन 1971 तथा विश्व की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए थे। संविधान की धारा 21 अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51 ए जी वन जीवों का प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। यानी आर्टिकल 21 में अगर देखें, सॉरी, धारा 21 के अंतर्गत आर्टिकल 47, 48 और 51 ए के अंतर्गत हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम उसमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, नियमावली 1973 एवं संशोधन एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर एक प्रतिबंध लगाया गया। कब? 1972 के जो नियमावली 1973 संशोधन एक्ट 1991 के अंतर्गत। पादप और जंतु वन जीव को के दो भाग हैं जो कि जैव मंडल के विभिन्न अंग हैं, पादप और जंतु वन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वो की जो कि कोलकाता में स्थित है। कहाँ है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुख्यालय कोलकाता में इसका स्थित है। पादप बहुल देशों में भारत का जो स्थान है वो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। भारत एक महत्वपूर्ण बेबोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जहाँ की 167 महत्वपूर्ण कृष्ण पादप प्रजातियां, यानी भारत एक महत्वपूर्ण बेबोलिवियन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी जहाँ के 167 महत्वपूर्ण कृष्ण पादप प्रजातियां इसमें शामिल है। चावल, गन्ना, जूट, चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का जो है वो उद्भव कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण का एक अकेला जंगली भारतीय चावल प्रजाति ओर्जिया नेवारा से किया जाता है। यानी अगर हम देखें तो एशिया में धान की खेती का 4 प्रमुख रोगों से संरक्षण एक अकेला जंगली भारत चावल प्रजाति ओर्जिया जो है वो निवारा किया जाता है। मार्फिन का उपयोग दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। यानी जो मार्फिन है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है? दर्द निरोधक के लिए किया जाता है। और इसे पापहर सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? पापहर सोनीफेरम से प्राप्त किया जाता है। क्यूनाइन मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है और यह चिनकोना लेड नारियाना से प्राप्त होता है जो कि कैंसर रोधी औषधि है, जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्षों को छाल टेक्सस बेकेटा एवं टी ब्रीफोलिया के से प्राप्त किया है। अगर इसकी सही अगर वर्ड देखना है तो हमारी एक थ्योरी क्लास का वीडियो है, उसमें अगर आप देख सकते हैं। इसमें कुछ वर्डों का संशोधन करना है। चलिए आगे देखेंगे हम। इससे बनने वाले प्रश्न है, यानी किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो वो मध्य प्रदेश में है। संविधान की धारा 21 की प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए है, जो कि आर्टिकल अगर देखें तो 47, 48 और सॉरी
48 और 51 एजी के तहत है। प्राकृतिक संसाधनों 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वो हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? वो जो कि घड़ियाल पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जो मयूर है, यानी मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा जाता है। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? सुंदरबन में है। टेक्सोल का उपयोग किसके लिए होता है? जैसा कि मैंने बताया, एक कैंसर की दवा के लिए किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से है? तो वो भारत से है। अब हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। लौह अयस्क एवं मैग्नीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। तांबा, सीसा एवं जस्ता अरावली श्रेणी में पाई जाती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम एवं कैल्शियम सल्फेट कडप्पा और ऊपरी विंध्यन समूहों तक सीमित है। अधिकांश खनिज धारक जो है वो चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में ही पाई जाती हैं। भारत में पाए जाने वाले जो लौह अयस्क हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकलित है। कर्नाटक राज्य जो है भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। यहाँ बेल्लारी, हासपेट, संदूर आदि क्षेत्रों में जो है वो लौह अयस्क की खानें उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र लौह अयस्क की खानें जैसे चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में इसकी स्थित हैं। मैग्नीज में अगर हम बात करें, तो मैग्नीज का उत्पादन जो है भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। किसमें? मैग्नीज में। यह मुख्य रूप से जंग रोधी इस्पात बनाने तथा लोहा एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडारण जो है उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट प्राप्त करता है। कितना? 42% करता है। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी झारखंड अगर देखें, तो झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, मेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिलों में तांबे की खानें जो वो है विख्यात हैं। चलिए अब इससे बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे खनिज संसाधन के रूप में, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न इसमें आता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में 200 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। इनमें से कौन लोहा युक्त खनिज का उदाहरण है? तो वो मैग्नीज है। कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो वो है सोना। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया? तो लोहा को जो है उद्योगों की खनिजों की जननी माना गया है। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो वो है लिनाइट, हेमेटाइट और बिटुमिनस है। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य जो है वो कर्नाटक है। मैग्नीज के उत्पादन में देखें तो भारत का स्थान विश्व में तीसरा स्थान है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो तांबा। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। अल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो वो बॉक्साइट की पड़ती है। किसकी? बॉक्साइट की, अल्युमिनियम बनाने के लिए। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वो चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। चलिए अब हम पढ़ेंगे शक्ति ऊर्जा संसाधन के बारे में, यानी शक्ति जो ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को, कि कोयले का जो उपयोग कर वाष्प शक्ति का विकास कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से। जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा स्रोतों को वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। किसको? कोयला को, पेट्रोलियम को, प्राकृतिक गैस को, जल विद्युत एवं आणविक ऊर्जा के स्रोतों को। आगे देखेंगे हम
गोंडवाना समूह, गोंडवाना जो समूह है यानी इस समूह में भारत के 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन का 99% जो भाग है वो प्राप्त होता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। किसमें? 4 नदी घाटी में पाए जाते हैं। एक दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वारगा गोदावरी घाटी। आगे देखेंगे, अगर हम टर्सरी समूह की बात करें तो टर्सरी समूह में क्या पाया जाता है? टर्सरी समूह जो है वो गोंडवाना समूह के बाद टर्सरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ, जो कि अगर देखें तो 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, यानी 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है। टर्सरी कोयला मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। अब अगर हम यही देखें तो कोयले का जो वर्गीकरण है उसे हम देख लेते हैं। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में रखा गया है। तो कोयला, जैसे अगर हम बात करें एंथ्रेसाइट, यह सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है। कौन सा? एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? मात्रा 90% से अधिक होती है। इसे हम कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। धातु गलाने में इसका काम आता है एंथ्रेसाइट, जो कि सर्वोच्च कोटि का है। विटमिनस की बात करें तो यह 70 से 90% कार्बन की मात्रा इसमें है और यह भारत का अधिकतर कोयला इस श्रेणी का है। लिग्नाइट की बात करें तो यह निम्न कोटि का कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा मात्र 30 से 70% होती है। इसे हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। पीट कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 30% से भी कम पाई जाती है, जो कि दलदली भागों में पाया जाता है। आगे देखेंगे तो कोयला के भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड देश में पहला स्थान है। यानी अगर भारत में देखें तो सबसे पहला स्थान हमारा कौन सा है? तो वो है झारखंड, जो देश का पहला स्थान है। तालचर में कोयले का विशाल विशाल भंडार है। यानी जो तालचर है वो कोयले का एक विशाल भंडार है। टर्सरी युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। यह कोयला मेघालय में दारगिरी, चेरापूंजी, लेतरिंग्यू, माउलोंग और लांगरिक क्षेत्र से निकाला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर में कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र है और जम्मू और कश्मीर में कालाकोट कोयला क्षेत्र निकाला जाता है। भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। यानी भारत कितना करता है? मात्र विश्व का 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत में प्रथम बार 1866 में ऊपरी असम घाटी तेल के कुएं खोदे गए हैं। यानी कहां पर? भारत में प्रथम बार असम की ऊपरी घाटी में 1866 में तेल खोदे गए थे, जो कि 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिला था। यानी स्टार्ट हुआ था 1866 से और 1890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 1959 में खंभात की खाड़ी जो है या खंभात के तेल की क्षेत्र की खोज हुई। कब? 1959 में। 1975 ईस्वी में मुंबई हाई में तेल का पता चला, यानी 1975 में। यहाँ पर 1890 ना होकर के, हाँ सही है। आगे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का निगरू और नागालैंड का बोरहुल्ला जो तेल क्षेत्र है वो एक उल्लेखनीय है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश की। गुजरात क्षेत्र में देखें तो पहली बार 1958 में तेल का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव और कोसांबा, महसाना आदि जो है इसके मुख्य हैं। मुंबई हाई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता था, जो कि भारत के कुल उत्पादन का 66% है। 1901 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम में डिगबोई में स्थापित हुआ था। कहां पर? डिगबोई में स्थापित हुआ था, असम के 1901 में। 1954 में दूसरी परिष्करणशाला मुंबई में स्थापित किया गया, जो आज देश में 25 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रही है। यानी इस प्रकार से ये
चलिए आगे हम बात करेंगे अब प्राकृतिक गैस की। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में सन 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। कब? 1897 में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई। इसके बाद कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी के जलप्रपात पर दूसरे जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई शिव समुद्रम के, जो कि कावेरी नदी पर है। कहां पर? कर्नाटक में। सबसे पहले 1897 में। सतलज नदी पर हिमालय क्षेत्र में देखें तो विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई 225 मीटर है। भारत का सबसे बड़ी परियोजना है, जो कि कहां पर? सतलज नदी पर बनाई गई है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों के कृषि एवं उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है इसने। अगर हम बात करें तो दामोदर घाटी परियोजना इंपॉर्टेंट है ये परियोजना, और यह परियोजना दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार और पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर 1300 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न करने में सहायक है। इसका लाभ जो है बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुआ है। अगर हम वही बात करें कोसी परियोजना की, तो उत्तर बिहार का अभिशाप कोसी नदी पर हनुमान नगर में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। कहां पर? कोसी परियोजना, जो कि उत्तर बिहार में है, जिसकी आधी बिजली नेपाल तथा विशेष बिहार को प्राप्त होती है। बात करते हैं रिहंद परियोजना, जो कि सोन की सहायक नदी रिहंद पर उत्तर प्रदेश में 934 मीटर लंबा बांध कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण बिजली उत्पादन के रूप के लिए किया गया है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा में विश्व का सबसे लंबा बांध 4801 मीटर, यानी हीराकुंड परियोजना जो है कहां पर? महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया, जो कि सबसे लंबा बांध 4801 मीटर बनाकर 2.7 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन की जाती है इसमें। चंबल घाटी परियोजना की अगर हम बात करें तो चंबल नदी पर राजस्थान में 3 बांध गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा में स्थापित कर 3 शक्ति गृहों की स्थापना हुई, जहां पर 2 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। इसमें राजस्थान एवं मध्य प्रदेश को लाभ मिलता है। वहीं अगर बात करें तुंगभद्रा परियोजना की, तो यह कृष्ण नदी की सहायक नदी है, जो कि तुंगभद्रा पर कर्नाटक में अवस्थित दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं सारवती नदी परियोजना। कर्नाटक में पश्चिम घाट की सारवती नदी पर जोग प्रपात के पास है। इसमें लाभान्वित राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है इसके मुख्य हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत उत्पादन का कार्य कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे परमाणु शक्ति। क्या देखते हैं? परमाणु शक्ति अगर देखें तो जब उच्च अणुभार वाले परमाणु विखंडित होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। भारत में मोनोजाइट, जो कि केरल राज्य में प्रचुरता से पाया जाता है, यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, जो विभिन्न प्रकार की प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। इसमें पिच ब्लेंड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% जो है तक यहाँ यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड के जादूगोड़ा में स्थित है। यानी भारत में अगर देखें तो यूरेनियम का विशाल भंडार जो है वो झारखंड के जादूगोड़ा में पाया जाता है। मेघालय में जो यानी मेघालय की जैंतिया पहाड़ी है, इसके पर्याप्त भंडार है। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। वेंडियम झारखंड तथा उड़ीसा से निकाला जाता है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर जो है मुंबई के निकट जो एक तारापुर स्थान है वहां पर स्थापित किया था। तारापुर परमाणु विद्युत गिरह यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरह है। यह यूरेनियम के स्थान पर थोरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत थोरियम के भंडार में काफी एक समृद्ध है। आगे हम बात करें राणा सागर परमाणु विद्युत गिरह, यह राजस्थान में कोटा में स्थापित है।
यह चम्बल नदी के किनारे जिससे जल प्राप्त होता है। यह बिजली घर कनाडा के संयोग से बना है। बात करते हैं कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह जो कि तमिलनाडु में स्थित यह परमाणु गृह स्वदेशी प्रयास से बना हुआ है। बात करते हैं नरोरा परमाणु विद्युत गृह जो कि यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के पास स्थित है। ककरापारा परमाणु विद्युत गृह है जो यानी ये गुजरात राज्य में समुद्र के किनारे स्थित परमाणु विद्युत गृहों में जो कि 1992 से विद्युत यहाँ पर उत्पन्न हुई है, जो कि ककरापारा जो है कहाँ पर गुजरात में स्थित है। केंगा जो परमाणु विद्युत गृह है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जो कि जागवार जिला में स्थित है। ये जितने भी विद्युत गृह हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें। थोड़ा हम स्पीड से पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय के अनुसार। आगे देखेंगे कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह जो कि यह परमाणु विद्युत गृह का निर्माण है जो कि रूस के सहयोग से तमिलनाडु के तूतीकोरन बंदरगाह के निकट चल रहा है। अब हम पढ़ते हैं गैर पारंपरिक शक्ति के स्रोत। जैसे भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है, यानी जो भारत का विश्व में अगर देखें तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पवन ऊर्जा के लिए तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है। गुजरात में कच्छ में लांबा का पवन ऊर्जा संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। वहीं बात करें खंबात की खाड़ी सबसे अनुकूल है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी तथा सुंदरबन का स्थान है। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में जो है भूतापी। अगर हम पवन ऊर्जा में देखें तो गुजरात का सबसे आगे स्थान है। दूसरा अगर हम बात करें भूतापी ऊर्जा में तो वो लद्दाख के दुर्गा घाटी में स्थित है। इससे बनने वाले प्रश्न देखेंगे। अब भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो वो तारापुर में किया गया। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवरीकरण है? तारापुर कहां पर? महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सा स्रोत अनवकरणीय है यानी कोयला है, जो कि एक जगह से यूज करने के बाद दोबारा नहीं निकाला जा सकता। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है यानी विद्युत नहीं है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख स्थान कौन सा है? झारखंड का है। सर्वोत्तम कोयले का प्रयोग प्रकार कौन सा है यानी सबसे उच्च कोट का कोयला कौन सा है? वो है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के रूप में प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम तेल शोधक अगर कारखाना देखें तो वो कहां पर है? डिगबोई में स्थापित हुआ। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना सतलज पर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो तुंगभद्रा है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? एक बरौनी है जो कि बिहार में है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? वो जादूगोड़ा है। क्या है? जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो वो तारापुर महाराष्ट्र में है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकसित विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो वो राजस्थान की है। ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो है वो कहाँ पाई जाती हैं? तो वो खंबात की खाड़ी में पाई जाती हैं। इस प्रकार से हमने क्लास 10th की एससीईआरटी बुक की जो उसके लेसन फर्स्ट के जितने भी पार्ट थे वो हमने पूरे किए। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कल मिलेंगे इसी टाइम पर 7 बजे या 7:30 बजे से, जिसमें हम लोग लेसन 2 पढ़ेंगे, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि कृषि से संबंधित रहेगा। तो आप लोग कल समय से जुड़ना ना भूलें और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कल पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और तब तक के लिए हम आपसे इस वीडियो के साथ स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।